हेलो बच्चों, हम लोग सैम्पल पेपर की सीरीज़ कर रहे हैं। आपको पता है 20 क्वेश्चंस हम लोग सैम्पल पेपर 1 के कर चुके हैं। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम रहेगा। और जिन बच्चों का ये मिस हुआ है, आज भी मैंने क्लास में करवाया था, और भी जो बाकी बच्चे हैं जो हमारे स्कूल में नहीं भी हैं और भी जो बच्चे हैं वो भी इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि CBSE के सैम्पल पेपर्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब अगर आप एड्यूडेल की साइट पर जाएंगे, एड्यूडेल की साइट पे जाने के बाद एक जगह लिखा हुआ है अकेडमिक्स एंड एग्जामिनेशन, ठीक है। वहाँ पे जब जाएंगे तो वहाँ पे सैम्पल पेपर्स क्लिक करेंगे तो ये सारे सैम्पल पेपर्स आपके पास आ जाएंगे। सॉल्यूशंस इनके दिए हुए हैं, लेकिन सॉल्यूशंस इनके एक्चुअली हिंदी मीडियम में हैं। तो इस वजह से मैंने कहा कि चलो हम लोग इसको कवर करते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी हो जाएगा और हिंदी में भी हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल किडनीज यूरेटर्स ऑन इट। तो भाई इतना तो आपको पता ही है कि अगर हम बीन शेप किडनी रफ में बनाते हैं तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये किडनीज़ हैं, ये राइट किडनी है, ये लेफ़्ट किडनी है, ये दोनों यूरेटर्स हैं और ये ब्लैडर है और ये है ब्लैडर का नेक और बाद में ये ओपनिंग है, ठीक है, यूरिथ्रा की। तो ये हमारा हो जाएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। अच्छा, उसके बाद है कि इन मैमल्स एंड बर्ड्स वाई इज़ इट नेसेसरी टू सेपरेट द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कि भाई स्तनधारी और जो पक्षी होते हैं उनमें ये क्यों ज़रूरी है कि ऑक्सीजन वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन के कम मतलब विदाउट ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है उनको सेपरेट करना क्यों मुश्किल है। देखिए, आपको पता है कि जो मैमल्स होते हैं और जो बर्ड्स होते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं एंड दे कैन मेंटेन देयर टेम्परेचर, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि इनके जो ग्लूकोज की ऑक्सीकरण की बहुत ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन की अच्छी इनको सप्लाई, अच्छी आपूर्ति चाहिए होती है, ठीक है ना। सो देर इज़ ऑलवेज द नेसेसिटी कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहे। मतलब देर इज़ द मोर डिमांड ऑफ द ऑक्सीजन बिकॉज दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। और मतलब उसकी ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए यहाँ पे इनका सेपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, राइट। दे हैव, आप क्या लिखोगे, दे हैव मोर डिमांड ऑफ ऑक्सीजन एज बीइंग वार्म ब्लडेड एनिमल्स, राइट, ये भी चलेगा। चलो नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ HCl इन आवर स्टमक। देखिए, HCl जो होता है वो हमारे जो खाना है जो हम खाते हैं उसको बैक्टीरिया फ्री बनाता है, ठीक है। मतलब उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए उसको हटा देता है। और दूसरी बात ये होती है कि HCl है तो ऑब्वियसली जो मीडियम होगा उसका वो क्या होगा, अम्लीय होगा, मतलब एसिडिक होगा, जो कि पेप्सिन को प्रोटीन में बदलने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो आप क्या लिखेंगे, एक तो मतलब डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है और एक क्या लिखेंगे कि उसको एंटी बैक्टीरिया मतलब जो हार्मफुल हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया, उससे हमारे स्टमक की ये प्रोटेक्शन करता है, राइट। तो ये आ जाएगा रोल ऑफ HCl इन आवर स्टमक। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। भाई बिग फैट ड्रॉपलेट, जो बिग फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में बदलने की प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। हिंदी में होता है कि भाई वसा के जो बड़ी कणिकाएं हैं उसको छोटी छोटी कणों में बदलने को इमल्सीकरण कहते हैं, राइट। तो what is emulsification of fats? The conversion of the big fat drops into the small droplets is known as emulsification, right? Next question है हमारा 23rd question. Why are covalent bonds compounds generally poor conductors of electricity? Obviously अगर poor conductors of electricity है तो they must not be having the free ions, ठीक है, तो वो poor conductors हो गए। और फिर सेकेंड है कि द एलिमेंट कार्बन फॉर्म्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो इसकी आप प्रॉपर्टीज़ आपको पता है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसमें ये चेन्स बनाता है। और ये होता है कि मतलब इसके 4 मतलब टेट्रावेलेंट होता है, तो इसकी वजह से इसकी जो टेंडेंसी है कंपाउंड्स बनाने की ये ज़्यादा होती है, राइट। और वाला क्वेश्चन है 2 कार्बन एटम्स कैनॉट बी लिंक टू ईच अदर बाय मोर देन 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स। भाई अगर 3 से ज़्यादा या 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे तो उनके जो न्यूक्लियाई हैं वो इतने क्लोज आ जाएंगे कि उनमें रिपल्सिव फोर्सेस लगेंगे, जिसकी वजह से स्टेबल एटम नहीं बन पाएगा। तो इस वजह से 2 कार्बन एटम्स जो होते हैं दे कैन नॉट बी लिंक टू ईच अदर बाय मोर देन 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24।
स्टेट 2 रीजन्स फॉर द फॉलोइंग फैक्ट्स। पहला, सल्फर इज अ नॉन मेटल। सारी नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज लिख देंगे कि दे आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे डोंट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, मतलब ना आघात वर्ण्यता है ना तन्यता है, ऊष्मा विद्युत के कुचालक हैं। एंड फिर ये बता देंगे कि कैसे ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे सल्फर है, सपोज धातु है, नॉन मेटल है, तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर SO2 बनाता है, राइट। और ये जो इसके ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। मेटल्स में आप ये बता देंगे कि भाई ये दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव द मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। और जो इसके ऑक्साइड्स बनते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ये कैसे होते हैं? बेसिक ऑक्साइड होते हैं। प्रैक्टिकल में ये कर चुके हैं हम लोग, जब बेसिक ऑक्साइड्स को हमने लिटमस टेस्ट करा था तो दैट कन्वर्टेड रेड इनटू ब्लू विच इंडिकेटेड दैट दे आर दी बेसिक ऑक्साइड्स, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। वाई डज अ रे ऑफ लाइट बेंड टुवर्ड्स अ बेस व्हेन इट पासेस टू द ग्लास प्रिज्म। तो ग्लास प्रिज्म का हम लोगों ने करा था कि भाई एक रे ऑफ लाइट जो होती है वो यहाँ जानी चाहिए, लेकिन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि व्हेन इट गोज फ्रॉम द रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है, राइट। अच्छा, फिर ये है कि व्हेन इट पासेस टू द ग्लास प्रिज्म, और जब ये बाद में, मतलब ग्लास स्लैब में भी आपने देखा है ना, जैसे रे ऑफ लाइट है, ये है, इसको दूर जाना चाहिए लेकिन इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। उसके बाद यहाँ पे भी क्या होता है, इसको दूर मतलब यहाँ पे जाना चाहिए लेकिन ये दूर चली जाती है। मतलब जब ये रेयर मीडियम से, ये मैं प्रिज्म नहीं बना रही है, ग्लास स्लैब का बता रही हूँ कि बात एक ही है। वैसे रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जाती है तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल झुक जाती है, और जब ये डेंसर से रेयर मीडियम जाती है तो फिर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है, ठीक है। ऐसा ही करती है, क्यों? क्योंकि इसका बार बार मीडियम चेंज हो रहा है, पहले रेयर से डेंसर और फिर डेंसर से रेयर, ये आप लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यूज ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन अ गिवन रेजिस्टर फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द रेजिस्टर आर एज गिवन बिलो। मतलब आप लोगों को इसमें क्या दिया हुआ है कि वी आई की वैल्यू दी हुई है और वी की वैल्यू दी हुई है। तो पहले तो हमने एक प्लॉट ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, इनका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ में हम लोग यहाँ पे वी की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे आई की लिखेंगे। तो हम क्या देखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन बनती है। जब यहाँ पे आप ये रीडिंग्स करेंगे, ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 और यहाँ पे 1, 2, 3 करेंगे, तो वील सी दैट देयर इज़ अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन वी एंड आई, ठीक है। और जब आप ये करेंगे, आर निकालेंगे, आर का फॉर्मूला आपको पता है वी बाय आई होता है। किसी भी आप वी बाय आई को करेंगे तो 1.6 बाई 0.5 या फिर 3.0 बाई 1.4, तो हमारा आंसर हर जगह क्या आ जाएगा? 3.4 ओम्स आ जाएगा, राइट। तो फॉर एवरी वी एंड आई देयर इज ऑलवेज द सेम, मतलब रीडिंग आ रही है, आर जो है वो हमारा 3.4 आ जाएगा। ये आप करके दिखा देना। नेक्स्ट है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 27 है, आउटलाइन ए प्रोजेक्ट विच एम्स टू फाइंड द डोमिनेंट कोट कलर इन डॉग्स। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक मेल डॉग लेंगे विद ब्लैक कोट कलर BB, और हम लोग एक फीमेल डॉग लेंगे जो वाइट कलर होगा जिसका ये, ठीक है। तो अब हम लोग जब इनका देखेंगे तो हमारे पास ये फर्स्ट उसमें सारे आ जाएंगे, स्मॉल b, सारे हमारे पास आ जाएंगे ब्लैक डॉग्स, ठीक है, राइट, ठीक। फर्स्ट हमारे पास सारे ब्लैक डॉग, हमारे पास ब्लैक डॉग्स आ गए, मतलब F1 में ऑल ब्लैक आ गया, राइट। अब क्या करेंगे, इसी ब्लैक को हम जो करेंगे इसके साथ, तो हमारे पास जो रेशो आ जाएगी वो ऐसे आ जाएगी, यहाँ पे B हो गया, यहाँ B हो गया, यहाँ B हो गया, यहाँ B हो गया। तो हमारे पास 2 कैपिटल B आ गए, ये बड़ा B स्मॉल b, ये भी बड़ा B स्मॉल b, और ये, तो हमारे पास 3:1 की रेशो आ गई, ठीक है। वही जो हमने मैंडल्स के क्रॉस करे हैं, बड़े T और स्मॉल t वाले, तो बस इन्होंने आपको दिया हुआ है अपनी तरफ से, तो आपने उसको बनाना है। आंसर रिजल्ट्स वही हैं 3:1, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन विच कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट इज इनहेरिटेड इन दी अबव क्वेश्चन। तो आपको पता ही है कौन सा ट्रेट यहाँ पर, हमारे पास कौन सा ट्रेट यहाँ पर आया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नहीं सॉरी, ये वाला तो हो गया ना, ये वाला जो हमने ये फर्स्ट पार्ट करा है, इसका हम ये लोग करते हैं कि इन ह्यूमंस इफ जीन B गिव्स द ब्राउन आइज। इन्होंने बोला है कि हमारे पास जो जीन B है वो ब्राउन आइज की है, ठीक, और B जो है वो स्मॉल आइज की है, ठीक है। डोमिनेंट जो है वो ब्राउन वाली है,
तो हमने ये बताना है कि कौन सा कलर हमें मिलेगा। तो ये भी ब्राउन होगा, ये भी ब्राउन होगा और ये भी ब्राउन होगा, ये और अगर स्मॉल बी होगा तो वो हमारा ब्लू होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन विच कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट इज इनहेरिटेड इन द अबव क्वेश्चन। तो ब्राउन वाला ही ट्रेट आगे जाएगा, ठीक है ना। और ये किसकी वजह से जाता है कि डीएनए जो ये हमारा आंखों का रंग होता है, आइज़ का कलर होता है, वो एक आनुवांशिक लक्षण है, मतलब इसे हेरिडेटरी कैरेक्टर। तो ये जो कैरेक्टर है डीएनए में प्रेजेंट होता है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट जनरेशन में ये चला जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28th क्वेश्चन। इन्होंने पूछा है कि वी ऑलरेडी नो दैट अ फूड चेन कंटेन्स द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एट द डिफरेंट ट्रोफिक लेवल्स इन ए टिपिकल इकोसिस्टम। ठीक है, इन द डायग्राम ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम गिवन बिलो आइडेंटिफाई द सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड एक्सप्लेन वाई डिड यू चूज़ इट। देखिए जो डी है वो क्या है, डी जो है वो प्रोड्यूसर है, क्योंकि वो डायरेक्ट सन की एनर्जी ले रहा है और वो फोटोसिंथेसाइज कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रोड्यूसर हो गया। और जो क्योंकि अब डी को कौन खा रहा है, सी, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। ठीक, राइट। उसके बाद जो बी है वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। ठीक, और लास्ट में जो ए है वो हमारा डीकम्पोजर हो गया। तो ऐसे लिखेंगे आप। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड मैच द कंपोनेंट्स। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो आपका क्या करेगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारा क्या करेगा, डिफ्यूजन करेगा। ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं वो ट्रांसपायर करते हैं और ह्यूमन बीइंग जो है वो यूरिनेशन करेंगे। ठीक, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो है जैसे अमीबा है, तो वो डिफ्यूजन के थ्रू ही चीज़ों का वो होता है, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होता है, और एक्सक्रीशन भी वैसे होता है और टेकिंग इन द फूड भी वैसे होता है। ह्यूमन बींग्स यूरिनेट करते करते हैं, प्लांट्स की प्रोसेस होती है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन कैसे होती है, ड्यू टू स्टोमेटा विच आर प्रेजेंट ऑन दी बैक साइड ऑफ द लीव्स एंड विच आर प्रोटेक्टेड बाय दी गार्ड सेल्स। ठीक है, ये हमने प्रैक्टिकल्स में भी कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। देखो कि जो प्योर वाटर होता है दैट इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यू नो दैट। लेकिन हल्का सा उसके अंदर हम लोग अगर एसिड डाल देते हैं तो जो वाटर है वो क्या करता है, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है उसका, जिसमें कि हमें H2 और O2 मिल जाते हैं, इसलिए डाला जाता है इसमें एसिड। सेकेंड क्वेश्चन है कि भाई व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन वाटर इन टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाती है भाई, क्योंकि दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक एंडोथर्मिक होता है, एक एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक में हीट जो होती है वो रिलीज़ होती है, ठीक है ना, और एंडोथर्मिक में यूज़ होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो क्योंकि ये टेस्ट ट्यूब ठंडी हो रही है तो ऑब्वियसली ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक, और इसको हिंदी में ऊष्मा शोषी प्रक्रिया भी कहते हैं, राइट। चलिए जी, नेक्स्ट है व्हाई डू वी स्टोर द सिल्वर क्लोराइड इन डार्क बॉटल। सिल्वर क्लोराइड को क्यों किया जाता है, ताकि जो सनलाइट के प्रेजेंस में इसका डीकम्पोजिशन ना हो। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर आई थिंक 36 तक हम लोग, आज हमने 20 to 30 करे हैं, 31 से 36 तक हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक आप रिवाइज करते रहिए और कोई भी डिफ़िकल्टी होगी तो पूछते रहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम। जिनका कल बच्चों का एग्जाम है पीरियोडिक, उनके लिए ऑल द बेस्ट। और अभी कोई भी डिफ़िकल्टीज हो तो यू कैन आस्क मी anytime. Thank you so much. Please do not forget to like, share and subscribe. Take care. Bye.